आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडीज का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 अंक के महत्व प्रश्न बता दिए हैं, साथ ही मैंने आपको सॉल्यूशन के साथ भी बहुत सी क्वेश्चन आपको तैयार करा दिए होंगे। वस्तुनिष्ठ मैं आपको लेकर चली रहा हूँ। आज इस वीडियो में आपको पहले ही आपको 3 अंक के महत्व प्रश्न बता चुका हूँ। तो आज इस वीडियो में हम क्या है 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उनके उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। ओके, तो एक सपने को टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को क्या है जिंदगी कहते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है नियोजन का महत्व लिखिए। नियोजन के आपको महत्व 3 नंबर में पूछे तो 3 महत्व, 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है, 4 आपको महत्व तैयार कर लीजिए। ओके, तो 4 महत्व तैयार कर लिए। 3 नंबर में या 3 महत्व लिख दिए, 4 नंबर में 4 महत्व आपको लिख देना है। नियोजन के महत्व, जब भी क्वेश्चन का याद करें तो याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, हेडिंग पहले आपको याद रख लेनी है। याद करने के बाद एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा हेडिंग बस। ओके, और जब हेडिंग अच्छे से याद हो जाए उस हेडिंग के 2 लाइन मटेरियल उसका तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर तैयार करना है। नियोजन का महत्व क्या है, लागत में कमी होती है। दूसरा क्या है, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की ओर का केंद्रण होता है। तीसरा हमारा एकता एवं समन्वय की स्थापना होती है। चौथा है प्रभावपूर्ण संगठन। ओके, तो ये आपके क्या है नियोजन के महत्व। ओके, तो चारों को आप महत्व तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट बाय पॉइंट आपके दिए तैयार कर लीजिए। अब लागत में कमी किस प्रकार से, नियोजन के द्वारा समय शक्ति साधनों की बर्बादी तथा अब अनावश्यक दोहराव को खत्म किया जाता है, जिससे क्या है लागत न्यूनतम होती है। नियोजन प्रक्रिया अनुत्पाद एवं व्यर्थ की गतिविधियों पर रोक लगाने में सहायक करती है। ये हो जाता है पहला महत्व। दूसरा हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्यों की ओर ध्यान का केंद्रण। नियोजन के कारण सर्वोच्च प्रबंधकों, विभागीय अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों का ध्यान उपक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों और साक्ष्यों की ओर केंद्रित रहता है। बस केवल 2 लाइन में आपको बता देना। नेक्स्ट है एकता एवं समन्वय की स्थापना। संस्था में विभिन्न विभागों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के मध्य एकता तथा समन्वय की स्थापना के लिए नियोजन अनिवार्य है। बस ये लाइन आपको लिख देनी है। नेक्स्ट है प्रभावपूर्ण संगठन। नियोजन के कारण संगठन ढांचा अधिक प्रभावपूर्ण बनता है तथा अनावश्यक देरी आपका लाल फीताशाही और आपका दोहराव की स्थिति खत्म हो जाती है। समस्त उपक्रम के कार्य सुचारू एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न किए जा सकते हैं। ये हो जाता है प्रभावपूर्ण संगठन। तो ये क्या है 4 आपके नियोजन के महत्व याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियोजन नियंत्रण को किस तरह सरल बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नियोजन निर्णय को निम्न अनुसार सरल बनाता है। इन पॉइंटों के माध्यम से बताया गया है कि नियोजन किस प्रकार आपका निर्णय को क्या सरल बनाता है। ओके, तो पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएगा। पहला है नियोजन उपलब्ध साधनों के उपयोग का कार्यक्रम बनाता है जो निर्णय को सरल कर देता है। ओके, दूसरा है नियोजन भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के आधार प्रदान करता है, जिससे क्या है निर्णय का कार्य सुगम हो जाता है। तीसरा है नियोजन वैकल्पिक साधनों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है जो निर्णय को क्या है सरल बना देता है। तीसरा है नियोजन निर्णय का आधार है जो निर्णय को क्या है सरल बनाता है। तो इन 4 पॉइंटों के माध्यम से बताया गया कि नियोजन निर्णय को किस तरह से क्या है सरल बना देता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्यों है। ओके, आपको पता है कि जो नियोजन है वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य, तो क्यों है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है या प्राथमिक कार्य है। इसके ही प्रबंध के अन्य कार्य प्रारंभ होते हैं, मतलब इसका होने के बाद ही अन्य कार्य प्रारंभ हो पाते हैं। नियोजन ही क्या है प्रबंध के आगे क्या कार्य करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है का मार्ग है जो नियोजन ही दिखाता है। नियोजन के पश्चात ही प्रबंध के अन्य कार्य संपादित होते हैं। इसलिए कहा जाता है या कहा गया है कि नियोजन प्रबंध का क्या है प्राथमिक कार्य है। इसके बिना क्या है प्रबंध आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब सबसे पहले नियोजन होगा, मतलब कोई भी हमें कोई काम करना है तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे, भाई कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्योंकि ये तो सबसे पहले सोचना ही पड़ेगा। तो यही तो हमारा क्या कहलाता है, यही तो हमारा क्या कहलाता है नियोजन करना कहलाता है। हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निर्देशन के कार्य बताइए। निर्देशन है उसके क्या कार्य है, तो निर्देशन के आपको आपके दिए हैं कार्य, 4 कार्य याद कर लीजिएगा। 4 से सभी पॉइंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन आपको 4 में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो देख लेते हैं। निर्देशन के आपको कार्य, पहला है पर्यवेक्षण, दूसरा है नेतृत्व, तीसरा है आपका संदेश वाहन, चौथा आपका अभिप्रेरण। ओके, ये आपके क्या है निर्देशन के 4 कार्य दिए हैं। चारों कार्यों को तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो देख लेते हैं। पहला पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अभिप्राय काम पर अधीनस्थों की देखभाल करना है और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद करना है ताकि सारा काम योजनाओं के अनुरूप पूरा हो सके। पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिकारी एवं अधीनस्थों के आमने सामने होता है। ओके, दूसरा है नेतृत्व। यह एक प्रबंध तभी सफल हो सकता है जबकि वह नेतृत्व योग्यता में ओतप्रोत हो गए, ये आपको बताएगा। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। साथ ही नेतृत्व का मूल तत्व क्या अनुसरण है, अर्थात वही व्यक्ति नेता बनता है जिसका लोग क्या अनुसरण करते हुए लोग उन्हीं व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं और जो उनकी क्या आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके और उनकी क्या भावनाओं की कदर कर सके। ये दूसरा हो जाता है नेतृत्व। तीसरा निर्देशन का कार्य है आपका
आपका संदेश वहन का। ओके, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाओं देने तथा समझाने की प्रक्रिया है। एक प्रबंधक को अपनी अधीनस्थों को हमेशा यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा कब करना है, और दूसरी ओर अधीनस्थों की प्रक्रिया को जानना भी जरूरी है। यह सब क्या है, करने के लिए प्रभावपूर्ण संप्रेषण की आवश्यकता होती है। चौथा हमारा निर्देशन कार्य अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का अर्थ है कर्मचारियों को संस्था के उद्देश्यों का अधिक उत्साह एवं कार्य कुशलता के साथ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने के लिए क्या है, वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं भी दी जाती है। प्रेरित करना मतलब उनके काम के लिए उन्हें उत्साहित करना, जागरूक करना। जैसे अपन कैसे लोगों इस बार से जागरूक कर किया जाता है कि आपको बोनस मिलेगा, आपको पदोन्नति मिलेगी अगर आप अच्छा काम करेंगे। तो अलग अलग तरीकों से क्या रुझाया जाता है ताकि कर्मचारी ज़्यादा काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अच्छे नेता के आपको गुण बताने हैं। एक अच्छा नेता के गुण इस प्रकार से दिए हैं। पहला है, अच्छा नेता शारीरिक रूप से प्रभावशाली होता है। दूसरा है, अच्छा नेता मानसिक रूप से क्या परिपक्व और एवं विपरीत परिस्थितियों में क्या शांत होना चाहिए। तीसरा, एक अच्छा नेता के अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसे। चौथा, एक अच्छा नेता में शीघ्र और एवं अच्छा निर्णय लेने और क्रियान्वित करने की क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छा नेता में नवीन विचारों, तत्वों और सुझावों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये आपके अच्छे नेता के गुण है। ओके, पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। ओके, और अच्छे नेता में एक और गुण दिया है, एक अच्छा नेता के उत्तम संप्रेषण योग्यता होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नियंत्रण के उद्देश्य समझाइए। नियंत्रण के क्या क्या उद्देश्य ये आपको पूछे जा रहा। तो नियंत्रण के उद्देश्य हमारे ये दिए, पॉइंट वाइज पॉइंट दिए हुए हैं। तो ओके, तो नियंत्रण का उद्देश्य पहला है लक्ष्यों की जानकारी, दूसरा है साधनों की उपलब्धता, तीसरा है निष्पादन में प्रगति होगी, चौथा आपका बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी, पांचवा आपका सुधारात्मक कार्रवाई। ये आपको यह पांचों पॉइंट पहले याद कर लीजिएगा। नियंत्रण का उद्देश्य पूछे तो पहले पांचों पॉइंट आपके माइंड में आने चाहिए। तो पांचों पॉइंट याद कर लीजिएगा। अब इन पॉइंटों के बारे में एक दो लाइन आप क्या है याद कर लीजिए। लक्ष्यों की जानकारी, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह पता लगाना होता है कितनी मात्रा में क्या है वह कितना समय में कार्य किया जाता है। दूसरा क्या है, साधनों की उपलब्धता। नियंत्रण का उद्देश्य यह पता लगाता है कि उक्त कार्य को करने के लिए व्यक्तियों, सामग्रियों व अन्य सुविधाओं के संबंध में क्या साधन उपलब्ध होंगे। तीसरा है निष्पादन की प्रगति, यह पता लगाना कि उपलब्ध साधनों में निर्धारित समय में उचित लागत पर वांछित गुण प्रभाव के अनुसार कार्य किया गया है अथवा नहीं होंगे। चौथा हमारा बाधाओं और तथा कठिनाइयों की जानकारी, यह पता लगाना कि कार्य में देरी हुई या कोई परिवर्तन हुआ अथवा रुकावट आई तो उसके क्या कारण है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। पांचवा हमारा सुधारात्मक कार्रवाई ज्ञात करना, यह पता लगाना कि उक्त कठिनाइयों में एवं रुकावटों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, यह कार्य कौन कर रहा है, इस पर कितना व्यय होगा, कार्य कब पूर्ण होगा। ये सब आपका है सुधारात्मक कार्रवाई ज्ञात करने के अंतर्गत आता है। तो ये आपको 5 पॉइंट याद कर लीजिएगा जो आपकी क्या है नियंत्रण के उद्देश्य होंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नियंत्रण के महत्व बताइए। तो नियंत्रण के महत्व, लाभ, आवश्यकता एवं भूमिका का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षों के अंदर से किया जा सकता है। पहला हमारा अनुशासन की स्थापना, दूसरा हमारा अभिप्रेरण का साधन। ओके, तो देख लेते हैं अनुशासन की स्थापना। व्यवसाय में अनुशासन स्थापित करने के लिए नियंत्रण प्रक्रिया अप्रमोद असर का कार्य करती है। कुशल नियंत्रण द्वारा कर्मचारियों द्वारा की गई बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार, अनुचित व्यवहार आदि के क्या अवसर कम हो जाते हैं। फलतः क्या है, अनुशासन का वातावरण हो जाता है। ओके, पहले अनुशासन की स्थापना होती है नियंत्रण के कारण। दूसरा है अभिप्रेरण का साधन, प्रभावशाली नियंत्रण व्यवस्था द्वारा कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के बीच भेद किया जाना संभव होता है। अतः अकुशल कर्मचारी अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ताकि उन्हें क्या अपनी अकुशलता के दुष्परिणाम न भोगने पड़े। इस प्रकार नियंत्रण व्यवस्था कर्मचारियों को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रेरणा देती है। आगे देख लेते हैं। तीसरा है भारापण प्रक्रिया में सहायक हुए। नियंत्रण द्वारा यह देखा जाना संभव होता है कि विभिन्न पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने अधिकारों एवं उत्तरदायियों का निर्वहन भली भांति कर रहे हैं अथवा नहीं। जो कर्मचारी अधिक योग्य होते हैं उन्हें क्या अधिकार एवं उत्तरदायित्व का भारापण मतलब उन्हें भार दिया जाता है बिना किसी जोखिम के आसानी से किया जा सकता है। तीसरा है जोखिम से सुरक्षा। नियंत्रण क्या है, जोखिम का सुरक्षा में भी सहायक करता है। नियंत्रण के अंतर्गत संगठन के प्रत्येक कार्य की भली प्रकार से जांच की जा सकती है तथा त्रुटि बिंदुओं का पता लगाकर उनमें सुधार करने एवं भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रदान किए जाते हैं। फलतः भविष्य में होने वाली त्रुटियों को जोखिम से क्या है सुरक्षा प्रदान होती है। नेक्स्ट हमारा नियोजन का महत्व है, भावी नियोजन का आधार। नियंत्रण प्रक्रिया भावी नियोजन का आधार है क्योंकि इसके द्वारा संगठन को ऐसे तथ्य तथा सूचनाएं प्राप्त होती है जिसके आधार पर भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई की योजना तैयार की जा सकती है। ये सब दोस्तों आपके है नियंत्रण के महत्व। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको 5 पॉइंटों के माध्यम से नियंत्रण का महत्व बताया, तो 5 पॉइंट को याद कर लीजिएगा। ओके, 4 नंबर में तो 4 पॉइंट लिखिए, 3 नंबर में 3 पॉइंट लिख लीजिएगा, लेकिन आपको 5 कम से कम याद करके रखना। ओके, पहले मैंने तो आपको हेडिंग याद कर लिया, जब हेडिंग याद हो जाए तो उसके बारे में 1-2 लाइन पढ़ लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्तीय नियोजन की विशेषताएं लिखिए। तो वित्तीय नियोजन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो एक श्रेष्ठ वित्तीय नियोजन की निम्न लक्षण या विशेषताएं पाई जाती है। पहला है सरलता, दूसरा है दूरदर्शिता, तीसरा है तरलता,
चौथा आपका लोचशीलता। ओके, चारों को तैयार कर लेना हेडिंग। फिर इसके अंग देख लेते हैं इसके डिटेल से। सरलता, व्यवसाय की वित्तीय योजना सरल होनी चाहिए। व्यवसाय से संबंधित समस्त वित्तीय पक्षकारों को वित्तीय योजना आसानी से समझ में आना चाहिए। सरल वित्तीय योजना से विनियोक्ता भ्रमित नहीं होते, अब तो क्या है विनियोग के लिए क्या है आकर्षित होते हैं। दूसरा है दूरदर्शिता, व्यवसाय की वित्तीय योजना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही भविष्य की आवश्यकताओं एवं आकस्मिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। व्यवसाय की क्या स्थायी एवं कार्यशील दोनों ही प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये आपकी दूरदर्शिता के होगी। तरलता में क्या होता है कि वित्तीय योजना इस प्रकार से होना चाहिए कि व्यवसाय में हमेशा क्या है अनिवार्यता उपयुक्त मात्रा में तरलता, मतलब नगद अनुपात हो, नगद बना रहे, नगद अनुपात बनी रहे। पर्याप्त तरलता से व्यवसाय में नियमित व्यय का भुगतान सुगमता से होता है और व्यवसाय की ख्याति में क्या है वृद्धि करता है। नेक्स्ट हमारी लोचनशीलता, व्यवसाय की वित्तीय योजना लोचशील होना चाहिए। व्यवसाय के पूंजी ढांचे में कठोरता नहीं होनी चाहिए। लाभ के अवसर आने पर क्या तेजी मंदी के समय क्या वित्तीय योजना की लोचनशीलता क्या लाभान्वित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध का महत्व बताइए। तो क्या है, चलिए वित्तीय प्रबंध का महत्व भी देख लेते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट। ओके, तो वित्तीय प्रबंध का महत्व देख लेते हैं। तो इसमें भी 3 पॉइंटों के माध्यम से वित्तीय प्रबंध के महत्व समझा गया। पहला है उपक्रम की सफलता का आधार, दूसरा है व्यवसाय का सुगम संचालन, तीसरा आपका साधनों का कुशलता से प्रयोग। देख लेते हैं उपक्रम की सफलता का आधार। किसी भी उपक्रम की सफलता में वित्तीय प्रबंध के उचित नियोजन पर निर्भर होती है। वित्तीय प्रबंध की कुशलता के घाटे में चलने वाला व्यवसाय लाभ में आ सकता है। और दूसरा हमारा व्यवसाय का सुगम संचालन। व्यवसाय के सुगम संचालन के लिए है क्या है वित्त की व्यवस्था, मतलब पैसे की व्यवस्था। तो पैसे की व्यवस्था और वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही की जाती है। वित्त की अनियमित अपर्याप्त पूर्ति व्यवसाय की क्या है कुशलता और एवं लाभ प्रदान को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि व्यवसाय के समापन में भी क्या है वित्त की है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा साधनों की कुशलता से प्रयोग। साधनों का कुशलतम प्रयोग व्यवसाय को कुशलता प्रदान करता है। निरुपयोग साधन व्यवसाय के लिए बोझ बन जाते हैं। साधनों के उपयोग के लिए अवरत वित्त की यह व्यवस्था वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ही की जाती है। तो ये सब है आपके वित्तीय प्रबंधन के महत्व, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं लिखी होगी। तो प्रबंध के सिद्धांत की आपको विशेषताएं बतानी है। तो ये आपकी दिए हैं निम्न बिंदुओं के प्रबंध के सिद्धांत की विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहला सर्वप्रयुक्त, दूसरा आपका लोचनशीलता, तीसरा आपका सापेक्षता, चौथा हमारा सामान्य मार्गदर्शन। तो चारों पॉइंट पहले याद कर लीजिए, फिर इनके बारे में देख लेते हैं। तो सर्वप्रयुक्त प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। संगठन की समस्याओं का हल इन सिद्धांतों के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा हमारा लोचनशीलता। लोचनशीलता में क्या है प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं, परिस्थिति अनुरूप क्या है प्रबंध इनमें सुधार कर सकते हैं। तभी क्या है तब तक क्या कोई सिद्धांत अंतिम सत्य नहीं माना गया होगा। नेक्स्ट हमारा सापेक्षता। तो प्रबंध के सिद्धांत सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं। इसका संबंध क्या है परिस्थितियों से होता है। चौथा हमारा सामान्य मार्गदर्शन। प्रबंध की सिद्धांत उपक्रम के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। ये सभी क्या समस्याओं का समाधान नहीं होता। तो ये हमारे 4 दिए हैं प्रबंध के सिद्धांत की विशेषता, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेलर और फेयोर के कार्य एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को क्या स्पष्ट कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। वहीं हेनरी फेयोर को क्या औद्योगिक प्रबंध के पिता कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। दोनों का प्रबंध के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोनों ही समकालीन रहे। मतलब दोनों एक ही समय में रहे। दोनों के विचार में काफी समानताएं थी जो एक दूसरे के तथ्यों को बल प्रदान करती थी। दोनों का उद्देश्य प्रबंध के क्षेत्र में विकास करना रहा। दोनों के सिद्धांत से प्रबंध के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हुआ एवं विभिन्न औद्योगिक समस्याओं का निदान हुआ। अतः यह कहना ठीक ही नहीं ही है कि दोनों के कार्य एक दूसरे के पूरक है। कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर इस प्रकार से दिया हुआ है। इनके आधार पर आपको क्या है दोनों में अंतर दिए हुए। तो अध्ययन का समय तो समय अध्ययन में क्या है समय अध्ययन में पहले किया जाता है और गति अध्ययन क्या है समय अध्ययन के बाद में किया जाता है। फिर अध्ययन की बिंदु क्या है समय अध्ययन में क्या है मशीन पर लगने वाला और श्रमिकों द्वारा काम में लगाए गए समय का अध्ययन किया जाता है, जबकि गति अध्ययन में क्या है श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले कार्य का अध्ययन किया जाता है। फिर ऐसे उपकरण का प्रयोग समय अध्ययन में क्या है स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। गति अध्ययन में क्या है कैमरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य समय अध्ययन में क्या है में श्रमिकों के कार्य के घंटों व दिनों का मापा जाता है, जबकि गति अध्ययन में क्या है उद्देश्य कार्य की आदर्श विधियों का प्रयोग में लाना होता है। तो ये आपका दिया है। तो याद कर लीजिए 4 अंतर है, चारों आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, कोई वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टाइम चलो जानिए, टाइम चलो ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन बताए दोस्तों जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।